बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और कल जब पाकिस्तान मैच जीता है, बिल्कुल आखिरी दमों पे ही जीता है, उस पर ज़रा आज हमने शुरू में बात करनी है। वैसे तो मैं कह रही थी अपनी टीम को कि हम रोज़ मैच पे, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, पोस्ट मैच, प्री मैच, हम कह के थक गए हैं और यही हो रहा है। अच्छा, लेकिन अच्छी बात है कि हम जीत रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज के अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो हमने बैक टू बैक सीरीज़ जीती हैं, इसने हमारी समहाउ ओडीआई रैंकिंग में भी समहाउ इम्प्रूवमेंट आई है। दूसरी जानिब हम जब T20 खेल रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ हम सब जानते हैं, पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे कल रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया। इस सीरीज़ का जो पहला मैच था बड़ा सनसनीखेज समहाउ रहा, 5 विकेटों से जीत लिया। मगर इस फतह ने, जहाँ पे हम समहाउ जीते हैं ये मैच को, कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे या बैटिंग लाइन की गैर मुस्तकिल मिजाजी कह लें, ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन समहाउ इसने रेज़ किया है। जिम्बाब्वे ने जी पहले खेलते हुए 147 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज़ ने 2, जबकि साइम अयूब, इब्रार अहमद, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी ने एक विकेट ली। उसके बाद जी हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 148 का जो टारगेट है वो 4 बॉल्स कबल जो है उसको पूरा किया। फ़खर जमान की कुछ अच्छी इनिंग्स रही, 44 उन्होंने स्कोर किया। उस्मान खान 37 रन्स बनाए उन्होंने। मोहम्मद नवाज़ ने 20 रन्स के साथ नुमाया रहे, जबकि बाबर आजम के हवाले से जी, जिन्होंने अभी लास्ट सीरीज़ के अंदर सेंचुरी स्कोर की थी आफ्टर 2 ईयर्स, उसके बाद जो मैच हुआ उसमें वो कुछ अच्छा, बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अब बाबर आजम ने 0 पर आउट होकर T20 में जो नवी डक है उसके साथ शाहिद आफरीदी का एक नापसंदीदा किस्म का रिकॉर्ड जो है इसको ब्रेक कर दिया है। टॉप ऑर्डर की समहाउ नाकामी कह लें, स्ट्राइक रोटेशन की कमी कह लें, प्लान बी की गैर मौजूदगी कह लें, ये सारी चीज़ें मिल मिला के जीता मैच। लेकिन उसके बावजूद हमें इस पे काम करना है। और क्या कर रहा है कि फ़िटनेस, टीम कंपोजिशन, मिडिल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जिस पे हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। और दूसरी अहम खबर ये है कि कल अज़हर अली ने जी सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 का इंचार्ज बनाने के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया, उसमें इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शाकिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओवरऑल कल के मैच पे पहले तो आपका एनालिसिस। हम मैच जीत गए, बड़ी अच्छी बात है। कैसे जीते ये एक तशवीश की बात है। अरमला, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझता हूँ कि कल के मैच में ज़ाहिर है मैं वहाँ मौजूद था, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट खास करके हमें आए रोज़ मायूस करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आती। मैं समझता हूँ कि जिम्बाब्वे जैसी टीम, वैसे भी कोई भी जो टीम है पाकिस्तान, जब भी कोई टीम बड़ी आ रही होती है तो वो को अपने कोई एक आध 2 प्लेयर, बड़े प्लेयर वो छोड़ के आती है। इनके पास मज़हर रब्बानी की सूरत में एक बड़ा बॉलर था, वो भी नहीं लेके आए। जिम्बाब्वे की टीम को बहुत अपनी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम, इसको भी मैं नहीं कहता, और उस टीम के सामने भी हमारी कारकर्दगी आपके सामने है कि हमने 150 का टारगेट भी मर के आखिरी ओवर में जाके अचीव किया। आप अगर जिम्बाब्वे की बैटिंग देख लें तो हमने तकरीबन 80 रन पे उनको कुछ रेडी नहीं आउट किया था। एक अच्छा स्टार्ट, फिर वो टीम कोलैप्स कर गई और फिर अपना भी हाल ये कर लिया हमने कि मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर खौफ की है, टीमें जो है वो आ रही हैं आपके पास फुल। देखिए श्रीलंकन टीम भी कोई फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, आई थी, उनके 2 बड़े प्लेयर बीमार होकर वापस चले गए, जो रही सी कसर थी वो भी अब उससे निकल गई। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम्स नहीं है, लेकिन हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, हमारे अंदर वो हार का खौफ है, ना हम एक्सपीरियंस का कुछ तजुर्बात कर रहे हैं, नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं। अब एन वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है और हम तजुर्बात करते करते वर्ल्ड कप में चले जाएंगे, जैसे हम अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में गए और वहां जाके हम पहले ही राउंड में बाहर आ गए। तो सख्त मायूसी है कल की इस परफॉर्मेंस पे। जीत ठीक है, जीत है, लेकिन ऐसे जीत इस जिम्बाब्वे की टीम के मुकाबले में मैं इसको जीत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब बाबर आजम को ही आप ले लें, बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म करता है तो उसको जिम्बाब्वर का खिताब मिलता है, बड़े अरसे तक जिम्बाब्वर उसको ट्रोल करते हैं, बाकी टीमों के खिलाफ नहीं चलता। अब कल जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको डक, अब वो जो उसको एक एतमाद मिला था इस सेंचुरी से वनडे में, मुझे लगता है कल की डक के बाद वो वापस होल में चला जाएगा कि एक और प्रेशर आएगा यार, जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने मैं फिर डक
होगी। और फिर आपने जिस तरह बताया कि नो डक T20 में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए ये और प्रेशर बढ़ता है। तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के अंदर कोई जो है वो तजुर्बात की एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो रहा है। आप पूरी T20 टीम में जो सबसे अच्छा परफॉर्मर है, जो टीम विनर है इस वक्त हमारे पास, वो फौजी है। मतलब आप फखर को आप पहले ओपन टॉप ऑर्डर में खिलाते खिलाते उठा के आप 5वें नंबर पे ले जाते हैं। कल मतलब आगा के बाद उसको ले जाने की क्या तुक बनती है? मतलब आगा क्या अपने आप को फखर जमान से बड़ा मैच विनर समझते हैं? ठीक है, आप कैप्टन हैं। आप कल की फखर जमान की इनिंग्स को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए यार, उससे और आपने उसका नंबर शफल किया, 5वें छठे पे वो ना परफॉर्म करता, तो आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से होम ग्राउंड में हार गए थे मैच। इस सारी सूरत-ए-हाल में अभी तक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, उनके जो कोच है माइक हसन, ये कोई तजुर्बात की एक ये ना शुरू खत्म होने वाला जो सिलसिला है, ये अगर बंद नहीं करेंगे तो हम टीम को किसी मोमेंटम नहीं दे सकेंगे, कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, किसी राह पे हम उसको जो है वो नहीं ले जाएंगे। और इन दो टीमों को मैं फिर कहूंगा, न जिम्बाब्वे की टीम वैसे ही अगर फुल स्ट्रेंथ में हो तो क्या टीम है वो, और उसके अगर मेन प्लेयर भी एक दो ना हो तो फिर तो उसमें कुछ नहीं रहा। और श्रीलंका का भी ये इन टीमों के सामने भी हम उस हार के किसी खौफ में हैं। ये जो ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, किसी डर में हैं जो उनके खिलाफ कोई शायद जो ठीक है तनकीद भी होती है, लेकिन शायद कोई एक्शन हो जाए, उस सारे खौफ में टीम का कोई फायदा नहीं हो रहा। और कल के मैच को लोग बेशक जीत के, मेरे लिए वो जीत नहीं है। आप जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ आखिरी ओवर में जाके मर मर के जीते हैं, वहां भी जाके फखर और उस्मान खान की वो अगर इनिंग्स ना लगती तो बहुत बुरी तरह हमारा जो है वो देखे ना, हमारा टॉप ऑर्डर साइम गया, साहबजादा गया, बाबर गया, कप्तान आगा गया, कुछ ना कर पाए। आकर आप जो है वो एक प्लेयर है जिस पे हम तकिया भी कर सकते हैं, T20 में फखर है, उसको कभी आप ऊपर को ओपनर परफॉर्म नहीं करता तो फखर को खिला लो, वन डन परफॉर्म नहीं करता फखर को खिला लो, डाउन द ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं करता, उसे उठा के वहां ले जाओ। एक ही प्लेयर को जो कुछ परफॉर्म कर रहा है उसकी भी सत्यानाश करनी है इन्होंने खिला खिला के मुख्तलिफ ऑर्डर्स पे। तो मेरे लिए तो कल के मैच के बाद मायूसी है, मैं उस जीत को जीत नहीं समझ रहा। अच्छा शाकिर, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, आप तो बड़ी ऐसी बातें करते हैं जब मैं बड़ी होपलेसनेस का इज़हार करती हूँ। बट आई बिलीव कि अगर आपको ये सारी टेक्निकलिटीज़, और चूँकि आपने विटनेस किया है वहाँ पर मौजूद रहकर इस मैच के दौरान, तो आई बिलीव कि वाकई कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं। लेकिन शाकिर, अभी आपने ख़ुद भी बात की, हमारा ये बड़ा अलमिया है अनफॉर्चुनेटली। जैसे आप अभी फ़खर ज़मान का जिक्र कर रहे हैं, हम अब उनको उनकी ऑर्डर को चेंज कर करके हमने उनको एक जगह पर स्टेबल या उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे और प्लेयर्स भी हैं जिसमें मैं जिक्र ज़रूर करूँगी कि जिनको हम कॉन्फिडेंस देते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट समहाउ एक या दो परफॉर्मेंसेस या उनकी ऐसी इनिंग्स होती है जो समहाउ शैटर कर देती है ओवरऑल। बाबर का भी मैं इसीलिए जिक्र करूँगी कि 2 साल के बाद दैट वाज अ मच अवेटेड सेंचुरी, द मच अवेटेड इनिंग्स जो बाबर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये क्या आपको लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि एक प्लेयर जो कि हमारा स्टार प्लेयर है, हम उसको लाते हैं, वो आता है, खेलता है, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो एक मोमेंटम बिल्ड ही नहीं हो पा रहा पिछले कई मैं तो महीने नहीं, अब साल ही कहूँगी। देखिए, बाबर के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर एक एक्सेप्शनल टैलेंट हमें मिले था, जो एक तोहफा था खुदा का, यकीन मानिए। लेकिन हमने उसको जो है वो उसके ऊपर वो प्रेशर डाले, कैप्टनसी का प्रेशर डाला जो जिसके लिए वो बना ही नहीं था, जिसके अंदर आज भी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो तो जो है वो प्रेशर ही नहीं ले सकता। उसका जो खुदादार सलाहियतें थी उसको अगर हम सिर्फ यूटिलाइज करते अपने उसके फायदे के लिए, पाकिस्तान के फायदे के लिए, तो हम शायद आज बहुत उससे बेहतर जो है वो रिजल्ट लिए होते। बाबर को सबसे ज्यादा खराब, उसको एक तो खुद बेचारा मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से एक पूरी एक फैन फॉलोइंग जो उसकी है ना, एक पूरी ब्रिगेड बनी है जो बाबर को उठा के उन्होंने बिल्कुल अर्श पे रखा हुआ है। देखे ना, उसने एक सेंचुरी की, आप 4 दिन से देखें, कल के डक से पहले तक ऐसा लगता था जब बाबर ने वो 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। शायद बाबर ने वो सेंचुरी करके अहमदाबाद के 1.5 लाख के क्राउड के सामने इंडिया के खिलाफ शायद सेंचुरी कर दी है। भाई एक होम ग्राउंड में एक ऑर्डिनरी टीम के खिलाफ आपने कर ली, ओके, लेकिन आप जो उसमें हवा भर देते हैं ना बहुत सारी, वो सस्टेन नहीं कर सकता, और उसको आपने वो हवा बना दिया। बाबर जहां ऊपर गया, मैं कहता हूँ कल के 0 के बाद वो सेंचुरी से फिर डाउन चला गया। और जिम्बाब्वे उसकी छेड़ है काफी अरसे से, अगर आप उसको फॉलो करती है जो उसकी क्रिएटिंग है, उसको जिम्बाब्वे कह के, अब वो बाबर का मसला ये बन गया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले तब भी ट्रोल होता है, कल जिम्बाब्वे के खिलाफ फिर भी ट्रोल होगा। अब इस सारी सूरत हाल में बाबर की मैनेजमेंट
नहीं हुई, हमसे नहीं हुई, लेकिन बाबर, मुझे दुख इस चीज़ का है कि बाबर के अंदर खुद वो एक वो सलाहियत या वो एक ख़ासियत डेवलप नहीं हो सकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो खुद अब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इन सारी चीज़ों से खुद को निकाल पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन बाबर के लिए क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में कि हमने उसको शायद खिलाना है। मैं उसके टी20 इंक्लूजन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पहले भी था, अब भी हूँ, क्योंकि वो टी20 में टी20 का जो स्ट्राइक रेट, जो इंटेंट चाहिए होता है, वो बाबर में नहीं है। बाबर जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट का बेहतरीन प्लेयर है। अब वो जो वो प्लेयर है जिस फॉर्मेट में, उसमें उसने परफॉर्म किया। अब जिस फॉर्मेट को प्लेयर नहीं है उसमें हम खिला के उसको डक पे आउट करेंगे तो पिछले फॉर्मेट का भी प्रेशर उस पर आएगा। इस सारी सूरत में, लेकिन एक और इसमें बात जो बाबर को लाने वालों के हक में वो ये है कि हमने बाबर को बाहर बिठा के पूरा एक सर्कल जो है वो हमने अपने डोमेस्टिक का जो हमारे पास दस्तियाब मटेरियल था सारे को हमने घुमा के वापस वहीं बाबर पे आप पे रुके कि पीछे जो बाबर के अलावा जिन पे हमने कोशिश करनी थी उनमें भी कोई करंट नहीं था, उनमें उन तिलों में भी तेल नहीं निकला, तो वापस बाबर पे ही जाना पड़ा अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो प्रेशर फिर मजीद बाबर पे है। तो मेरे लिए तो कोई ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बात नहीं है कि हम जो है वो, क्योंकि तकिया बाबर पे ही कर रहे हैं, उन्हें मज़ीद ना टैलेंट को जो है वो सामने लाए, ना कोई और तैयारी की हमने वर्ल्ड कप के लिए, और फिर बाबर को लाए तो बाबर तो प्रेशर सस्टेन नहीं कर रहा। और आप देखें आउट वो सिर्फ एक ही बॉल पे हो रहा है, चाहे वो स्पिनर हो, बॉल बाहर से अंदर आ रही है, तो कल भी वो फास्ट बॉलर ने इन कटर किया, वो आउट हो गया। अब बाबर को आप अगर ऑफ स्टंप और आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग कराई जाए तो उससे 1000 रन एक इनिंग में बनवा लें, लेकिन जो ही वो आप उसको ट्रैप करके अंदर लाएंगे वो फारग हो जाता है। और टीमें आजकल होमवर्क करके आती हैं, खास करके जो भी आपका प्राइम बैटर या बॉलर होता है उसके खिलाफ वो पूरा प्लॉट सेट करके आती है कि उसको कैसे घेर के मारना है, और जब वो प्लॉट उसके खिलाफ सेट होता है, और बाबर अब मुसलसल आप देख रहे हैं, इवन आप पीएसएल के मैचेस उठा के देख लें, बाबर को शादाब खान जैसे ऑर्डिनरी लेग ब्रेक ने कई दफा आउट किया है। मतलब शादाब खान इज अ गुड प्लेयर, मतलब उसको वर्ल्ड क्लास बॉलर तो नहीं कह सकते, वो तो इज अ गुड ऑलराउंडर, लेकिन बाबर उसके सामने भी कई दफा आउट होता रहा। तो जो उसकी टेक्निकल खामियां हैं, अब हमने उसमें इतनी हवा भर दी है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है, मैं इसको दुरुस्त करूं। तो मुसलसल एक ही जगह आउट हो रहा है, कभी फास्ट बॉलर से, कभी स्पिनर से। इस सारी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई खुशगवार बातें नहीं है। अब इस टी20 सीरीज में, ट्रायंगुलर सीरीज जो है, इसमें पाकिस्तान अब जिन टीमों के खिलाफ खेल रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान कोई भी टीम आती है तो अपनी बी टीम लेके आती है, और उसमें भी एक दो अगर परफॉर्मर है वो भी नहीं लाते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था वो डर और हार के खौफ से निकलता, इस सीरीज में अपनी जो है ना, अपना रॉ टैलेंट है उसको यूटिलाइज करता। मैं आपको कल मैच के बाद मेरी बात हुई रमीज राजा साहब से, तो और जहां बातें हो रही थी, मैंने उनका यार हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसमें मसला क्या है। हम जब अंडर 19 खेल रहे होते हैं, अंडर 16 इंडिया के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनको जो है वो आउट क्लास कर देते, जैसे दोहा में हमने हमारे लड़कों ने किया कि उस 2-3 दिन पहले हमने इंडिया को हराया। हम उनसे इतने भारी नजर आते हैं, लेकिन जो ही हम मेन फॉर्मेट में आते हैं सीनियर टीम में, तो हमारा उनका गैप बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जब हमारा जो जूनियर स्ट्रक्चर है, रॉ टैलेंट है, वो तकरीबन इक्वल है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन जो ही वो एक सिस्टम में आते हैं, तो वो लड़का जब अंडर 19 और अंडर 16 से एक सिस्टम में जाता है, तो वो ग्रूम करता है, उसकी ग्रूमिंग, उसका जो एक खिलाने का तरीका उनका डिफरेंट है, उनका सिस्टम उसको इतना ग्रूम करता है कि हमारे लड़के वहीं के वहीं खराब हो जाते हैं। तो ये दो जो सिस्टम है, इस तरह के मौकों पे हमें अपना रॉ टैलेंट को, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को, हमारे वो टैलेंट जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उसको एतमाद देते, ना कि इन तक। सॉरी शाकिर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी सिस्टम की बात की है, तो सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि किस सिस्टम पे हम रिलाई कर रहे हैं। जो वो सिस्टम है जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। हमारी एक सीरीज़ होती रही है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आपने मैनेजमेंट्स आते हुए देखी हैं, लोग आते हुए देखे हैं, हम इंटरनेशनल कोचेस लाते हैं, वो जैसे छोड़ के जाते हैं, ये भी और हम सबके सामने है। हमने सिलेक्शन कमेटी में जिन लोगों को रखा है वो भी हम सबके सामने है। फिर जब वो सिलेक्शन हो जाती है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, और जिस तरीके से सिलेक्शन हो रही है और जिस मोमेंट के ऊपर कि सीरीज़ अब अनाउंस हो गई है, 2 दिन पहले हम टीम का ऐलान करेंगे, वो सिस्टम है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल हम सब देख रहे हैं। तो जहाँ पे आप हमसाया मुल्क से कंपेयर करने की बात करें, हमने तो अभी तक सिस्टम ही डेवलप नहीं किया, तो हम क्रिकेट में कैसे कम्पीट कर पाएंगे उनको? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यही तो रोना हमारा कि सिस्टम को सिस्टमैटिकली चलाया नहीं जा रहा। हमने जो है वो अभी अपने इंट्रो में अजहर अली की बात की, मुझे ख्याल है शायद आपने बात में सवाल कर रहा है, मैं अभी आ जाता हूँ उस पर। अब अजहर अली को हमने इंडक्ट किया, अजहर अली कैप्टन,
एज अ प्लेयर उसकी खिदमात पर कोई कोई हमें एतराज़ नहीं है, बेहतरीन उसने पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन एज अ सेलेक्टर उनकी कोई खिदमात नहीं है। मुझे नहीं याद कि अजहर अली ने कोई एक्सेप्शनल टैलेंट मुल्क से चूज़ करके कौमी टीम को या हमारे सेटअप को दिया हो कि यार ये लड़का मैं चूज़ करके लाया हूँ। ये लोग जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, ये बस अपनी नौकरी के चक्कर में, अपनी पर्सनल प्रिविलेज, लाखों रुपए वो तनख्वाह लेते हैं और अपना एक ओहदा हो, कोई बंदा इसके लिए तैयार नहीं कि सिस्टम में जाकर नीचे काम करे। काम करने की जगह कौमी क्रिकेट टीम नहीं है, काम करने की जगह आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, यूथ डेवलपमेंट है, अंडर 19 शाइन, ये काम करने की जगह है। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। आपको देखना, अजहर अली जो है वो अपनी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी थे, साथ वो यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी देख रहे थे, लेकिन वहां से जब रिजल्ट नहीं आया, पाकिस्तान का रिसेंट पास्ट का सबसे तगड़ा प्लेयर, सबसे तगड़ा कप्तान, देखें इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया 92 का, यूनुस खान ने अंडर 19 T20 का वर्ल्ड कप जिताया, और फिर उसके बाद सरफराज अहमद ने हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई, और वो भी चैंपियन ट्रॉफी के उसकी कप्तानी में हम आईसीसी वर्ल्ड में इंडिया के खिलाफ पहली बार जीते। अब वो कोई स्टार, उसने अपने आप को कभी स्टार रखा ही नहीं, उसने हमेशा क्रिकेट जो खेली वो मेहनत से खेली। उसको जब टीम से बाहर किया गया तो उसने कभी टीवी पे बैठ के शोज नहीं किए, कभी ट्विटर पे जाके ट्रोलिंग नहीं की क्रिकेट बोर्ड की, उसने अपने ग्लव्स पहने, पैड पहने और ग्राउंड में जाके फिर परफॉर्म किया, फिर वापस आया। वो लड़का जो सरफराज अहमद है, वो प्योरली काम करना चाहता है। आपकी अभी भी टीम सरफराज की जो ग्रूमिंग हुई है, ये बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन, ये अंडर सरफराज सारे ये लॉट सारी एज अ कैप्टन सरफराज ने जो है ग्रूम करके हमें दी। अब उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला अच्छा फैसला किया, इस मैनेजमेंट ने किसी किसी राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मैं समझता हूँ ये पहला अच्छा फैसला है। सरफराज अहमद को लाए तो अजहर अली को तकलीफ होगी, वो उनकी कोई जो है वो खुद भी काम नहीं करना, दूसरे को भी वेलकम नहीं करना। अब सरफराज को जिम्मेदारी दी गई शाहीन की, सरफराज को जिम्मेदारी दी गई अंडर 19 की, यूथ डेवलपमेंट अब सरफराज की जिम्मे आ जाएगी, उसने काम करके आपको दिखाना है। अब वो आप या तो आप उसके साथ मिलके काम करते, आप इगोइस्टिक हो गए सरफराज, और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, और फिर आप जो है वो इस्तीफा देते, या तो आप पहले चले जाते, काम नहीं कर रहे। अब सरफराज के आने के बाद आपको जो है वो बड़ा, आपके जो है वो ईगो को बड़ी ठेस पहुंची और आप निकल गए, काम भी नहीं कर रहा और दूसरों का वेलकम भी नहीं करना, ये एक बड़ी, और ये सारी इस तरह के छोटे छोटे जब फैसले सामने आते हैं तो बताते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इस सिस्टम में आपने बातें करनी है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ऊपर प्रेशर कम करने के लिए आपको बोर्ड के अंदर लगा देगा, और आप जो है वो पैसे तो ले रहे होंगे, मुंह तो आपका बंद हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को आप कोई सर्व नहीं कर रहे होते। तो मैं सरफराज के इस फैसले को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा फैसला है कि एक राइट बंदे को एक राइट जिम्मेदारी दी है। मजे की बात यह कि कोई एक्स क्रिकेटर नीचे जाके काम करने के लिए तैयार ही नहीं। जिसको कहोगे मुझे कौमी टीम के साथ लगा दो, सेक्शन में लगा दो, कोच लगा दो, कंसल्टेंट लगा दो, लेकिन ग्राउंड में जाके काम नहीं करना। यूथ डेवलपमेंट, अंडर 19 शाइन वो जगह है जहां पर आप काम करेंगे तो नजर आप आएगा। जो है वो मेन पावर देंगे अपनी कौमी टीम को, वो नर्सरी है वहां को। जब आप काम नहीं करेंगे तो ऊपर से क्या रिजल्ट लेंगे। तो मैं सरफराज को जितना मैं जाती तौर पे जानता हूँ, वो बिल्कुल एपॉलिटिकल, मेहनती, काम से काम करने वाला, प्रूव किया उसने एज अ क्रिकेटर भी, उसकी एज अ कैप्टन भी। मैं समझता हूँ कि इस रोल पे वो बेहतरीन प्ले जो है वो रोल प्ले करेगा, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे क्रेडिट भी देता हूँ कि यार कुछ तो आपसे अच्छा फैसला हुआ और उसके रिजल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच शाकिर अब्बासी। और हमारा भी यही पर्पस है कि जितने ही हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इन सब ने पाकिस्तान को समहाउ सर्व किया है, लेकिन अगर एक दूसरे के आने या जाने से किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है, दैट्स रॉन्ग। आप मिलकर भी काम कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी टीम के लिए, और जिस तरह अभी कहा कि एक नर्सरी को आप सर्व कर रहे हैं, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जी, इस हवाले से हमने बात की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस गैलप पाकिस्तान की ताज़ा तरीन व्यू ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ने जो मुल्क के कारोबारी माहौल की सूरत हाल है उसको नहायत वाज़े अंदाज में सामने रख दिया है। गुज़िश्ता सर्वे में जो मस्बत तासुर था वो 20% था, वो अब सिर्फ 8% रह गया है, जो बराह रास्त इस बात की भी संभव निशानदेही कर रहा है कि जो कारोबारी तबका है मौजूदा हालात को पहले से कम साजगार समझ रहा है। अगरचे हम मजमूई तौर पर देखें तो
ट्रेंड पिछले साल के मुकाबले में अभी भी पॉजिटिव है, मगर जहाँ पे हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात हैं, लोड शेडिंग जैसे बुनियादी अवामिल हैं, इन्होंने एतमाद को एक बार फिर कुछ गैर यकीनी की तरफ धकेला है। लेकिन मुस्तकबिल की जो तवक्कुआत हैं उसमें भी 22% से 12% तक की कमी समहाउ इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो कारोबारी तबका है उसकी मौशी सिमत के बारे में ज़्यादा पुरजोश नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। आप ये पॉजिटिव तो है लेकिन समहाउ कॉन्फिडेंस की भी कमी है। तो ये जो तज़ाद हमें नज़र आ रहा है, आप क्या ये अलार्मिंग है या नहीं है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप दो कि हम जिस गैलब पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से बात करें, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपसे ज़रूर ओपिनियन चाहूँगी कि पॉजिटिव इंडिकेशन थी हमारे सारे सिस्टम के अंदर। अभी भी आई बिलीव कि बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं चीज़ों को लेकर, बट व्हेन इट कम्स टू कारोबारी पीपल तो ये सूरत हाल आप क्यों समझ रहे हैं कि इतना तजाद हमें क्यों नज़र आ रहा है ओवरऑल? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये जो सर्वेस पाकिस्तान में होते हैं, आई एम अ बिग बिलीवर इन सर्वेस। मेरी ज़िंदगी वॉल स्ट्रीट पे गुजरी है और हम सर्वेज और नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स की बिना पर ही सारे फैसले किया करते थे। पाकिस्तान का जो सर्वे का सिस्टम है वो अपसाइड डाउन है। तो सब में पहले तो जो मैं सर्वे करता हूँ उसकी वैलिडिटी को मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि सैंपल्स ये कहाँ से लेते हैं, किस एरिया से लेते हैं, रिपीटेड सैंपल क्या उसी एरिया से ले रहे हैं जहाँ से पिछली दफ़ा सर्वे किया था। क्योंकि आप एक जगह सर्वे करें जहाँ पे बहुत ही ऑप्टिमिज्म हो फर्ज कीजिए, और एक दूसरी जगह करें, एक इंडस्ट्री के एरिया में करें जो इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही हो, और फिर दूसरी इंडस्ट्री की एरिया में करें जो अच्छी नहीं चल रही हो, तो पहले वालों ने तो कहा होगा कि बहुत अच्छा है कॉन्फिडेंस, दूसरे वाले कहेंगे कि क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, और यहाँ पे ज़्यादातर वही बिजनेसेस है। तो जब गैलप सर्वे करता है तो दुनिया में हर जगह उसकी एरर का परसेंटेज एरर का बताता है, सर्वे सैंपल का बताता है, एरिया का बताता है कि सैंपल 1000 लोगों का था, 200 का था, 15,000 का था, ये सब बताता है। पाकिस्तान में कुछ नहीं बताया। Having said that, I am not questioning the validity of the survey. Let's talk about कि सर्वेस जो हैं अरमला वो ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ओके, कंसिस्टेंटली अगर सर्वेस खराब आ रहे हैं तो फिर ये बहुत परेशानी की बात होती है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ पिछले चंद सालों से कि हमारी मईशत वो मरीज थी जिसको ट्रक ने मारा था, बच गई, जाके हमने आईसीयू में डाल दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया, और रोज उसकी नब्ज चेक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेहतर होती गया मरीज, आंखें खोलने लगा, वेंटिलेटर से निकाल दिया हमने, आईसीयू में डाल दिया। अब क्या है कि अगर मईशत हम समझ रहे हैं कि अब चूंकि वेंटिलेटर से बच, ट्रक की हिट से बच गया, वेंटिलेटर से बच गया, कभी कभी मुस्कुरा भी देता है, तो ये मरीज जो है अब माशाल्लाह चलने के काबिल हो गया, बल्कि दौड़ने के काबिल हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ है। मरीज इज द इकोनॉमी, दौड़ने के काबिल बिल्कुल नहीं हुआ है। अल्लाह ने बचा लिया, मतलब इनडायरेक्टली हमारे मुल्क को बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ दफा सजदा नगू हो हम के पाकिस्तान के मईशत को अल्लाह ने बचाया है। मगर हमने क्या चीज सही की है? हम हमेशा गैबी मदद पे रहते हैं या आईएमएफ की मदद पे रहते हैं। आईएमएफ को भी हमने गैब ही समझा हुआ है तकरीबन। हमने क्या क्या कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, क्या पॉलिसीज हम लेकर आए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ही बेवकूफ है कि अपना बिजनेस नहीं चला रहे। हुकूमत और अवाम के दरमियान ये रिश्ता होना चाहिए ना कि हुकूमत कहे मैंने आपके लिए ये चीजें की हैं और ये उनके सबूत हैं। हम निकम्मे हैं कि हम अपना बिजनेस सही से नहीं चला रहे। अब यहाँ ये हो गया है कि हुकूमत कहती है मैंने आपके लिए बहुत किया, अवाम कहती है आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हम क्योंकि अवाम है तो we tend to take अवाम साइड, which because we are much closer to अवाम than we are closer to the government. हमें तो पता ही नहीं वहां ऐवानों में हो क्या रहा है। जब तक हम 92% पाकिस्तान का क्रेडिट जो है वो हुकूमत उठा लेती है। क्रेडिट मतलब जो कर्जा दिया जाता है, कर्जा अवेलेबल होता है बिजनेसेस के लिए,
तो क्या बचा छोटे बिजनेसेस के लिए? फिर बाकी जो है वो बड़े बिजनेसेस उठा लेती है। छोटे बिजनेसेस के लिए क्या बचा? क्या हमने छोटे बिजनेसेस के लिए टैक्स को कम किया? क्या हमने उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाया? क्या हमने छोटे बिजनेस के लिए इंपोर्ट टैक्सेस कम किए? क्या हमने उनके लिए इक्विपमेंट लीसिंग के लिए चीजें कम की, रेट कम किए? हमने क्या किया? हमने किसानों के लिए क्या किया? क्या हमने खास किसानों के लिए, सिर्फ खास किसानों के लिए फर्टिलाइजर की प्राइसेस कम की, सीड्स की प्राइसेस कम की, बिजली की प्राइसेस कम की? और हम अपने आप को बेवकूफ में एग्रीकल्चरल मुल्क कहते रहते। कहा कि वो एग्रीकल्चरल मुल्क जहाँ पे चीनी इंपोर्ट की जा रही है, गेहूं इंपोर्ट किया जा रहा है, गंदुम, दूसरी चीजें, कपास हमारे पास बची नहीं है। वी आर एन एग्रीकल्चरल मुल्क। It's like calling an 8th grader he is a great PhD scholar. क्या किया जाए? अच्छा मीर साहब, अभी आप बड़ी हार्श रियलिटी है, बट यू आर सेइंग इट्स सो राइट। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने वही बात है कि हमने उसको सिर्फ फर्स्ट एड दे दी है, लेकिन अब हमने उसकी जो बीमारी का रूट कॉज है उसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी रिफॉर्म्स, आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की एंड आई रियली वांट कि आप इसको मज़ीद एलेबोरेट करें, क्योंकि हमने हमेशा जब भी इकॉनमी पे बात की है, आप तो इस हवाले से आपका बहुत लंबा तजर्बा और काम है, बट मैंने जितना थोड़ा बहुत इकॉनमी के हवाले से बात की, मैंने हमेशा यही सुना है एक्सपर्ट से और यही बात की है कि हमने कभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को ऑप्ट ही नहीं किया। हमने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने की कोशिश की है, हम थोड़ी देर में उसको सेटल करके बिठा देते हैं कि ये हो गया, लेकिन जो मसाइल हैं या जो जड़ है हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज हम इतनी अनस्टेबिलिटी का शिकार हैं। सब में बड़ी जड़ जो है ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। माने ना माने, नाराज हो, गुस्सा हो कि मीर साहब ये क्या कह रहे हैं, सियासत बीच में लेकर आ गए। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने आना है आए, जिसने आना है जाए, जाना है जाए। मगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब कोई पॉलिसी ही नहीं बना सकेगा, आपने कहा जल्दी जल्दी में रहते, जल्दी में इसलिए रहते हैं कि वो खुद जाने वाले होते हैं। उन्हें पता है मैं आया हूँ, वही 12 महीने में जा रहा हूँ, 18 महीने में जा रहा हूँ, अपने लिए कमाऊंगा, अपने अजीज व अकारिब के लिए बिलियंस की रिश्वत लूंगा या आवाम का ख्याल रखूंगा। अपने लिए कमा लेता हूँ। That's the final decision every time. What reforms have they brought? I would like to know. With the 80 साल में अर्मला प्रॉब्लम ये रही है हमारी कि हमने कभी रिफॉर्म्स ही नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? हमारे पास कोई आप रिफॉर्म टैक्सेशन में दिखा दे, बेहतरियां लाते रहते, छोटी रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। AI बीच में ले आया, आजकल AI इज द बज़वर्ड। तो हर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री में AI ले आता है, चाहे वो सिर्फ चैट GPT से बैठ के बात ही कर रहा हो, उसको वो कहते हैं AI हम ले आए अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। क्या चीज लेकर आए हैं हम? क्या रिफॉर्म्स किए हैं? एक्सपोर्ट में क्या रिफॉर्म्स किए हैं? फिस्कल डेफिसिट में क्या रिफॉर्म्स किए हैं? ऑस्टेरिटी में क्या रिफॉर्म किए हैं? बेवकूफ़ी की हद ये है, हमसे कहा जाता है कि हम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं और हम 2.5 लाख रुपए महीने की अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह नहीं लेंगे, मगर 5 लैंड क्रूजर मेरे साथ चलेंगी, 4 वीगो डाले मेरे साथ चलेंगे, जो कि 100 करोड़ रुपए की गाड़ियां होंगी, उसके साथ लटकते हुए 18 गार्ड होंगे जो कभी गिरते ही नहीं, बंदूकें पकड़े लटके रहते, वो मेरे गार्ड होंगे। फर्स्ट क्लास में मैं ट्रैवल करूंगा, मगर मैं 2.5 लाख तनख्वाह नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह। दूसरे की 8 रोटी छीन के तीसरे को दिवाला खिला के कहा मैं खैरात भी करता हूं। अब हमारे पास गधे और घोड़े आगे लगे हुए हैं, गाड़ी पीछे लगी रहने की चाहिए। गधे और घोड़े आगे लगे हुए, गाड़ियां पीछे लगी हुई। एंड देन वी वंडर कि हमारी सिम्त सही क्यों नहीं है। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है पब्लिक की। देखिए, आप सारी पब्लिक को खुश करके कभी रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकते। आपका एक रिफॉर्म किसी ना किसी तरीके से ओवरलैप करके इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर में उस अफेक्ट करेगा। देखिए ना, आपको सही होने के लिए भी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, इंजेक्शन में दर्द होता है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इंजेक्शन फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग इज आउच। वो आउच तो होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में, शायद बड़ा आउच हो, शायद छोटा आउच होगा। करें, हम कर ही नहीं रहे हैं।
80 साल हो गए हैं हम बगैर रिफॉर्म्स के चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस मुल्क के ऊपर अल्लाह मियाँ की खास मेहरबानी है, बेशक, वरना हमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी बिल्कुल सही। सारी चीजों को लपेट के कोने में करने की, कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ी। यानी आपके मुताबिक रिफॉर्म्स आएंगी तो हम इस स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच मीर मोहम्मद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा और इंतहाई अहम फैसले का जिक्र करेंगे जिसने पाकिस्तान में ख़वातीन के जो विरासती हकूक़ हैं इसके मसले को एक बार फिर ज़ेर बहस लेकर आ गया है। अदालत ने वाज़े किया है, उसमें करार दिया है कि हर पाकिस्तानी खातून को उसका विरासती हक देना, हिस्सा देना सिर्फ कानूनी तकाजा नहीं है बल्कि आइनी, अखलाकी और इलाही का हुक्म भी है। रियासत इसकी मुकम्मल हिफाजत करने की बराह रास्त जिम्मेदार है। आज जस्टिस अतर मनल्ला के 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले ने न सिर्फ ख़वातीन के हक विरासत को छीनने वाली जो समाजी रसूमात हैं उसको गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दिया, बल्कि ये भी कहा गया है कि ये जो तमाम रवायतें हैं ये जहालत की बाक़ियात हैं। फैसले में जी अदालत ने विरासत में ताख़ीर करने वाले अफराद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है और एक ऐसा फ़ाल और काबिल रसाई निज़ाम बनाने का भी हुक्म दिया है जो ख़वातीन की शनाख्त करे, उनसे राबता करे, उन्हें बिला खौफ व ताख़ीर अपना हक लेने की सहूलत दे। कि इस हवाले से सवाल ये है कि क्या हमारा जो मौजूदा कानूनी और समाजी ढांचा है इस फैसले पर अमल दरामद की रफ्तार को वाकई सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। सिबा फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सिबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जी, और मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए इसको आप एलेबरेट भी कीजिएगा कि इसमें जो इस फैसले के अंदर तफसीलात भी दी गई हैं कि हमने हमेशा से हरासमेंट और दीगर मामलात के ऊपर जिक्र किया है और अब अदालतें ख़वातीन के हकूक़ को लेकर मज़ीद जो कह लें तशरीह कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अर्मिला, आपने बुलाया और स्पेशली इतने अहम मौजू के ऊपर बात करने पे बुलाया। बात यहाँ से शुरू करूँगी, फ़ैसले की तो आपको वजाहत करूँगी इस डिसीजन की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, लेकिन बात आइन से शुरू करूँगी। पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रीएम्बल जो शुरू के सबसे ज़रूरी जुमले या अहकामात होते हैं उनमें वाज़े तौर पे लिखा है सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, और ये कि हर रियासत ने अपनी अथॉरिटी को या जो कानून कवानीन बनाने हैं या जिस तरीके से मुल्क को चलाना है वो उन लिमिट्स के अंदर चलाना है जो अल्लाह के हुक्म में आते हैं। आगे जाते हैं थोड़ा सा प्रीएम्बल में, तो ये लिखा जाता है कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, मतलब कि वो पिलर्स जिनके ऊपर एक सोसाइटी रेस्ट करती है वो कानून और इस्लाम, वो इस्लाम और सुन्ना और कुरान शरीफ के मुताबिक होने चाहिए। तो ये तो हमारी आइन है। सो ये कोई नई बात नहीं है जो अब अदालतें कह रही हैं और दोहरा रही हैं। दोहराने का मकसद ये है कि कल्चरली हम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेस कर गए हैं। ये हमारा मजहब नहीं कहता कि औरतों को उनकी विरासत से महरूम किया जाए, बल्कि हमारा मजहब आया ही तब था और इन्हीं वजूहात पे आया था कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि औरतों को किसी जानवर से बदतर ट्रीट किया जाता था। तो फिर जब इस्लाम आया तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हुई और औरतों को उनके हकूक़ मिले। तो सूरह निसा बहुत तफसील से हम सबको पता है, हर घर में हर मुसलमान को पता है कि सूरह निसा बहुत तफसील से कहती है कि औरतों को उनकी विरासत और शरिया के मुताबिक उनको उनकी लीगल राइट्स मिलने चाहिए, विरासत के लीगल राइट्स मिलने चाहिए। अब आ जाते हैं फैसले की तरफ।
अतर मिनल्ला साहब ने अपनी रेजिग्नेशन से पहले ये एक मैं समझूंगी बहुत ही अच्छा काम किया कि एक इस मौजू के ऊपर ये इतना तफसीली फ़ैसला दिया। वैसे उनके फ़ैसले 7 पेज से बहुत ज़्यादा होते हैं, ये 7 पेज का था, लेकिन 7 पेज के अंदर उन्होंने सारी ज़रूरी बातें दोहरा दी। पहली बात ये कि ये खुदाई हुक्म है, ठीक है? आइन पहले ये खुदाई हुक्म है, फिर हमारा आइन हमें बाउंड करता है, फिर कानून हमें बाउंड करता है। अब एक और बात आपको इधर याद करा देती हूँ कि हम लीगल दुनिया में तो बार-बार इस बात को करते हैं, और वैसे भी ये बात एक कॉमन सेंस में समझ आती है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सो अगर आप औरत को उसकी विरासत देर से देंगे या उसमें ताख़ीर पैदा करेंगे, जैसे कि शाहिदा बीबी के केस में हुआ, 2015 में इसने अपना दावा किया, तब से लेके इसका भाई अब तक इसको लटका रहा था, मुकदमों में बार-बार मुकदमे करके, बार-बार अपीलें करके, इसकी लीगल राइट बनता था, जो इसकी विरासत बनती थी, वो इसको नहीं दे रहा था। तो इस फैसले में 2 ज़रूरी चीज़ें सामने आई हैं। पहली बात ये कि अगर आप डिले करेंगे, अगर आप एक औरत को उसका हक देने से डिले करेंगे, ताख़ीर करेंगे उसमें बिला वजह, तो उसका आपको जुर्माना देना है, वो गलत है, वो आईनी तौर पे भी गलत है, इस्लामिकली भी गलत है, हर तरीके से वो गलत है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, ये इसका हक नहीं था, इसकी तो बनती ही नहीं थी ये विरासत, इसने मुझे गिफ्ट कर दिया, या ये मुझे ज़िंदगी में मेरा माँ या बाप मुझे गिफ्ट कर चुका, जो इस फैसले में बहुत वाज़ेह हुआ है, उसने यही कहा। तो इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ आप कहते हैं कि ये जो ये दावा कर रहा है उसने इस चीज़ को प्रूफ करना है, और अगर वो बाद में झूठा निकलेगा तो उसकी सज़ा है। ये फैसला ये 2 अहम चीज़ें सामने लाया है। इसमें आपको एक और बात बताऊँ, इस फैसले में ये भी बार-बार कहा गया कि रियासत को एक तरीक़ेकार, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि इस किस्म की मुश्किलात ख़वातीन को ना पेश आएँ। अब इसको फिर मैं आइन से लिंक करूंगी। आइन का आर्टिकल 26(2) आपको कहता है कि आप औरतों के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल कवानीन बनाएं। सो ये इसमें से कोई बात नई नहीं है, बस ये है कि ये एक कल्चरल इशू बन चुका है कि भाई कहते हैं कि ये जायदाद जो है, बाप भाई जो भी मर्द होते हैं ख़ानदान के, वो चाहते हैं जायदाद ख़ानदान के अंदर रहे। सो वो औरतों से अमूमन यही होता है कि लिखवा फोर्सफुली लेते हैं। गिफ्ट करवा लेते हैं। हाँ जी, गिफ्ट करवा लेते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, वो भी मैं आपको, लंबी लिस्ट है, मैं आपको दोहरा सकती हूँ। तो ये है, इसलिए ये फैसला काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, सिबा साहिबा, आपने अभी जो गिफ्ट कराने या हिबा कराने वाली बात की है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं और देखते भी हैं अपने गिलों के। नॉर्मली अगर मदर के नाम पे कोई चीज़ है तो औलाद कहती है कि जी ये एज अ गिफ्ट हमें दे दी जाए, या अगर हम बहनों के हवाले से बात करें तो उनसे भी समटाइम्स ये फोर्सफुली और रिक्वेस्ट करके और जैसे भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें क्या इस चीज़ को क्लैरिटी मिली है कि जो स्पेशल इस हवाले से एक सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे इसको ताख़ीर करने से लेकर हर तरह के इशू को एड्रेस किया जाएगा, उसमें ये चीज़ भी शामिल होगी? देखिए आर्मिला, जजेस तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके ऊपर रमज़ानो बीबी का केस आया था 2025 का, जिसमें इसी तरह से एक औरत आई थी, उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए कि मुझे मेरी विरासत नहीं मिली, और वहाँ पे दूसरी पार्टी ने कहा इसने गिफ्ट कर दिया है। वही वो जो एक झूठी गिफ्ट डीड बनाना होता है, वो केस चलता रहा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट आई, बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आई, जिसमें उस गिफ्ट को रिवोक कर दिया गया। सो ये पैगाम तो पहुंच गया जजेस के थ्रू, उनकी जजमेंट्स के थ्रू पहुंच गया। एक और भी बिल्कुल इसी तरह का केस था, वो गुलजार अहमद का केस था लाहौर हाई कोर्ट का। 3 बेटियों को उनकी विरासत से महरूम रखा गया था। अगेन कोर्ट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट दी कि आप इस तरह नहीं कर सकते, और फिर पेनलाइज भी किया, और जिस तरह का मतलब आइन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ये जजमेंट्स आ गई। अब आगे आ जाता है किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? रियासत के ऊपर आ जाती है। रियासत को बहुत ज़रूरी है कि वो कोई ऐसा सिस्टम बना लें। अब देखें, नादरा ने कुछ चीज़ें आसान कर दी हैं, सक्सेशन डीड वगैरह नादरा के थ्रू ईजिली बन जाती है, लेकिन ये जो औरतों
के साथ हो रहा है, इसके ऊपर 2 तरह की चीज़ें रियासत को करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि एक कैंपेन करने की ज़रूरत है, जो अगेन अतर मिनल्ला साहब ने इस तरफ इशारा किया है अपने डिसीजन में कि आप इनको इन प्रॉब्लम से बचाएं जाकर, क्योंकि जो रूरल खवातीन हैं, हम जो शहरों में बैठे हमें तो फिर रसाई है, कोर्ट्स तक पहुंच है हमारी। रूरल औरत क्या करे जो घर के अंदर बैठी है और उससे उसकी जायदाद लिखवा ली गई है, वो क्या करे? जब तक रियासत इन जगहों तक नहीं खुद पहुंचेगी और रियासत को ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाएगी कि इन चीज़ों में साल हर साल ना लगे। कोर्ट की जजमेंट तो आ जाती है, लेकिन 2015 में शाहिदा बीबी ने ये केस किया, आज जजमेंट आ रही है। आप मुझे बताएं, ये कोई जस्ट है? ये कोई फेयर बात है कि एक औरत को इतनी देर वेट करना पड़े? तो मैं तो बहुत जोर दूंगी रियासत को कि हम लोग जो लोग इन कानून को समझते हैं उनको बिठाएं, एक्सपर्ट्स को लाएं और एक ऐसा तरीक़ेकार बना लें। अब हमने बहुत चीज़ों में बना लिया है, बहुत चीज़ों में पाकिस्तान ने बड़े अच्छे फ्रेमवर्क्स बना लिए हैं। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, वो आपको पता है इन्होंने ई चलान्स का बना लिया, हर चीज़ ट्रैफिक का बना लिया, बहुत चीज़ों का इन्होंने अच्छे सिस्टम्स, हमारे कोर्ट्स के अंदर केस मैनेजमेंट सिस्टम्स अच्छे बना लिए बहुत। तो इसके ऊपर भी एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम बना लें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सेबा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी डिटेल में हमें समझाया। और इस कानून के हवाले से आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जिसे अब अदालत दोबारा से दोहरा रही है, और ये फैसला संभव बहुत सारी ख़वातीन के लिए जिनको ये चैलेंज रहता है इनहेरिटेंस के मामले के ऊपर, उनके लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है। और एज ए सोसाइटी और इदारा भी या रियासत भी, उनकी भी जिम्मेदारी है मोस्टली कि इस तरह के केसेस को एड्रेस किया जाए और जो भी मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद हो। सिबा फारूक हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो बात हमेशा करते हैं और करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज अब एक ऐसी चीज़ बन चुका है, बल्कि समझे इसको एक मसला बन चुका है जो इंसानी जो सेहत के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट जो शोबे हैं उस पर असरअंदाज हो रहा है। और सबसे कमज़ोर और शदीद मुतासर होने वाला जो एक तबका है वो बच्चे हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ हों, आलूदा फ़िज़ा हो, स्मॉग हो, बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम, मेंटल हेल्थ, इस सब को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है इसने। माहिरीन के मुताबिक जी जो मुतासरा इलाकों में बच्चे हैं वो बेचैनी हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसे मसाइल से गुजर रहे हैं, जबकि तकरीबन निस्फ बच्चे जो हैं नींद, तवज्जो और एतमाद के बहरान का भी शिकार हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि कौमी और सूबाई हुकूमतों की बेशतर जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ हैं वो तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत तक महदूद हैं, जिनमें बच्चों का जिक्र फ़िलहाल नहीं है। बच्चों को मौसमियाती तब्दीलियों के जो बढ़ते हुए ख़तरात हैं, इससे बचाने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे पास नहायत पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। एंड आई रिमेंबर कि मेरे बहुत अर्ली डेज़ के अंदर जब मैंने TV स्टार्ट किया था तो डॉक्टर साहिबा मेरे शोज़ पे भी आती थी। बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी हमेशा हुई है और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू उर्मिला। डॉक्टर साहब, ये जो भी हम क्लाइमेट चेंज के एक टॉपिक को बहुत अब डिटेल में बात करना शुरू हुए हैं, अवेयरनेस की भी कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसीज़ भी बन रही हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दीगर इम्पैक्ट्स भी हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और इस वेलबींग पे भी होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बच्चों की बात करें तो जी बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है। ठीक है, हम बात करते होते हैं, जब भी रिसर्च करते हैं हम कहते हैं कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग, पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड स्पेसिफिकली बच्चे देखें, बच्चों में छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती, उनमें अभी रेजिलियंस जो है वो बिल्डअप हो रही होती है। वो कोई भी चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेशली आप देखें कि अगर जब पैंडेमिक आया था तो जो छोटे बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया, उनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं था। वो घरों में बैठ के बच्चे दे वर यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, क्लास की एक रूटीन थी, घर आने की रूटीन थी।
तो अभी हम अगर बात करें ये जो क्लाइमेट चेंज की है, देखें दोनों टाइप ऑफ हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दे गो साइड बाय साइड। बहुत से बच्चों को आप देखें कि दे आर हैविंग ट्रबल्स ब्रीदिंग, ठीक है। हम लोगों के जो पीड्स डिपार्टमेंट है कितने भरे हुए हैं, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आ रहे हैं। एक बच्चा जब बीमार होता है ना तो साइकोलॉजिकली उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो जो सोशल सपोर्ट नहीं उसको मिल रही होती, उससे वो थोड़ा सा एंक्शस भी होना शुरू हो जाता है, उसमें सैड मूड भी आना शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट आने शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा जैसे अभी हमने देखा है कि पिछले दिनों जो फ्लड्स ने डिस्प्लेसमेंट की है, तो बच्चों का टोटली, आप देखें एक छोटा बच्चा अपना घर जिसको ना मिले, और ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो बच्चे हैं, इनकी कहानी ये नहीं है कि कुछ महीनों में दे विल गो बैक टू देयर प्लेसेस। अनफॉर्चुनेटली उनको कितने साल लगेंगे और वो कितने बड़े हो जाएंगे। इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। यस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग। आप देखें फ्रॉइड, मैं उस क्योंकि ही वाज द फादर जिसने साइकोलॉजी की बेसिस डाली, और वो ये कहते होते थे कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना बच्चे के, फर्स्ट 5 years, वो जो बच्चे के स्कार्स डेवलप होते हैं, दे डू इम्पैक्ट हिज पर्सनैलिटी और उसके अनकॉन्शियस में चलता रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए देखें जिन बच्चों में नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, पहले लेट्स टॉक अबाउट कि उनके क्या साइकोलॉजिकल रिपरकशंस हैं। बच्चों में नाइटमेयर्स हैं, बच्चों की नींद पूरी हो नहीं रही, और सबसे बड़ी बात है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही। हम यहाँ से राशन भेज देते हैं, जी बिस्किट्स हैं ये वो, बट विदाउट रियलाइजिंग कि इन बच्चों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैन ऑल्सो लीड टू साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। एक बच्चे की आयरन डेफिशिएंसी है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब जो वो खुराक खा रहे हैं और जिन इलाकों में वो रह रहे हैं, अब देखें विद द वेदर बीइंग चेंज्ड, अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये बच्चे जब सर्दी में, इनको कितनी भी आप वार्मथ दे लें, वो एक घर की वार्मथ तो नहीं हम दे सकते। हम इनको टेंट्स में या जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी महदूद हम कर सकते हैं, तो इन बच्चों के ऊपर देखा जाए तो हमारा फोकस बहुत कम है। हमारे जितने पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक तो मेंटल हेल्थ पे फोकस बहुत कम है। अब हमें पता है कि ये क्राइसिस आते रहते हैं, हर पूरी दुनिया में आते रहते हैं। हमें पता है कि हमारे फ्लड वाले एरियाज़ कौन से हैं जो इम्पैक्ट हो सकते हैं। हमें पता है कि हर साल नवंबर में, दिसंबर में हम लोग फेस करेंगे ये पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो मेरा ख्याल में सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है, दैट इज़ दैट वी नीड टू साइको एजुकेट द मैसेस, नॉट somebody who is studying in a university, they know। लेकिन जब आप मैसेस को बताएंगे, और ये मैं और आप अगर जितना मर्जी टेलीविज़न प्रोग्राम में बता लें, उसकी वो इम्पैक्ट नहीं आना जो कि एक स्टेट करेगी काम। जी, स्टेट भी करेगी। और आपके यहाँ पे लोग किसको सुनना चाहते हैं? आपके रिलीजियस स्कॉलर्स को सुनना चाहते हैं, आपके कम्युनिटी में जिनकी कोई इम्पैक्ट है, हमें इन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ, 2005 का जब अर्थक्वेक आया, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि मैडम हम क्या, बीइंग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारा क्या इनपुट हो सकता है, अब चलें हम चल के वहाँ कैंप लगाते हैं। जब हमने कैंप लगाया ना, तो बड़ी स्ट्रेंज चीज़, हमने समझा कि नहीं लोग हमारे पास आएंगे ये वो, लेकिन दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा हमें नहीं, ये कौन लोग आ गए हैं, हम कोई पागल हैं, हमें क्या ये मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। सो अवेयरनेस कि कोई भी क्लैमिटी है, अर्थक्वेक है, बेशक वो एक कॉम्प्लेक्स क्लैमिटी हो सकती है। अब जैसे ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, इनके साथ अगर खुदा ना खास्ता अब ये एक्सट्रीम वेदर शुरू हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है। एक्यूट है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, या फिर अब ये स्मॉग चल रही है, तो हर क्लैमिटी के साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। पैंडेमिक आई, मैंने तब भी कहा, मैंने कहा पैंडेमिक इज गोइंग टू एंड, but the long term psychological repercussions are going to linger on for years, and you see कि अब तक वो चल रहे हैं। हम सबको कहीं ना कहीं deep down we all are traumatized। Yes, and many times people say कि जी हम लोगों को, हमने ये वैक्सीन लगवाई, नहीं, they don't realize it's not only the impact of vaccine, it's also the psychological trauma that we have gone through over this period। अब post pandemic है, लेकिन ये है कि pandemics आ रहे हैं, आते रहते हैं, हर 100 साल बाद कुछ आ जाता है। तो हमें अपने माशरे में, हमें अपने जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको वेल अवेयर करना चाहिए कि बच्चा अगर एक रो रहा है, ज़िद कर रहा है, तो डोंट इनवैलिडेट हिज फीलिंग्स। आप ये ना कहें कि तुम क्या हर वक्त रोते रहते हो, तुम क्या करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ वे कि ये बच्चा अपनी कोई चीज़ बताना चाह रहा है। और सबसे पहले जो है, हमें स्कूल्स में
स्कूल्स में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें इन बच्चों को स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। पैंडेमिक में भी ना व्हाट आई स्टार्टेड वाज 1 मिनट वीडियो सीरीज, बिकॉज आई नो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता लंबी डिस्कशन सुनने का। तो उसमें मैंने पेरेंट्स को टिप्स दी कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को सेफ गार्ड करना है बाय मेंटेनिंग अ स्ट्रक्चर। जैसे वो स्कूल जाते थे उसी टाइम पे उठाएं, उसी टाइम पे उनको एक्टिविटीज़ कराएं, उनकी वर्चुअल कनेक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ करें। ठीक है, 74.5% ऑफ आर पाकिस्तानी पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट। कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है। हम अवेयरनेस टिकटॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। हम जो इतना स्टूपिड मटेरियल टिकटॉक पे देखते हैं जिससे मैं कहती हूँ कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, आप कुछ पॉजिटिविटी कुछ प्रोडक्टिव दिखा दें। Exactly. तो देखिए ना, हमारी ज़्यादातर अगर आप देखें जो मैसेज है ना, दे आर ऑन टिकटॉक, दे एंजॉय टिकटॉक। ठीक है, फिर वो एक क्लास थोड़ी सी और होती है, जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑन इंस्टाग्राम, समबडी ऑफ माई एज वुड प्रेफर टू बी ऑन फेसबुक। सो हम इन चीज़ों को भी टारगेट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक सो के प्रोग्राम्स में आप लोग बहुत अच्छा इसको कर रहे हैं चीज़ को। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कल देख रही थी, एक प्रोग्राम चल रहा था दैट वाज अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन। सो जब ये बच्चे इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं ना, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स दिस अब्यूज़। तो ये छोटे छोटे बच्चों को इंटरकनेक्टेड है ना, हर चीज़ आपस में। दिस इज कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा दैट दे आर फेसिंग। तो हमें ये देखना होगा, और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता इस चीज़ का। देखिए, अब पेरेंट्स हैं, अब आपने एक बच्चे को सड़क पे छोड़ दिया है या कहीं छोड़ दिया और आप खुद एक कंटेनर में या किसी टेंट में रह रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ फिजियोलॉजिकल होती हैं। ठीक है, दे वांट फूड, वाटर, शेल्टर और सेफ्टी। तो उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, देखें मेंटल हेल्थ को नंबर 1, इट इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ NGOs, हमारी ये मेन स्ट्रीम प्राइमरी हेल्थ केयर में एंटर करना पड़ेगा। अगर हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, एंड स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ जनरेशंस विल कम आफ्टर मे बी 5 years, या अब अभी देख लें जेन ज़ी को, they are not interested in talking with anyone। वो अब जैसे मैं और आप, हम कहीं मिलते हैं, हम गप लगाते हैं, तो हमें इससे एनर्जी मिलती है। they are all the time in मतलब on their telephones यूजिंग डिफरेंट ऐप्स और वर्चुअल वर्ल्ड है। अच्छा, ये आपने जो वर्चुअल वर्ल्ड की बात की ना, मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसे ही जेन ज़ी ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी, चैट GPT। Oh, people are literally having 2 or 3 hour conversation with that robot. अच्छा, this is something that is very alarming for all mental health professionals, for all parents, for all teachers। अब ये क्या होता है, आपने केस देखा एडम, 16-year-old, he committed suicide। उसने कहा मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा जो ये चैट बॉट है, और उसने उसको कहा नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई भी है, पर उसने उसको कन्विंस किया कि तुम्हारा भाई मैं जितनी तुम्हारी बात सुनता हूँ उतनी नहीं सुनता। और अनकंडीशनल जो रिगार्ड मिलता है ना, कि इररिस्पेक्टिव आप जो भी बोल रहे हो, ह्यूमन बींग्स है ना, वो इमोशन से शो कर देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से। और मैंने तो मेरे पास कभी क्लाइंट्स आते हैं यंग बच्चे, कि वो इवन कि अपना ब्रेकअप नोट भी चैट GPT से लिखते हैं। एंड देखें ना, ये चीज़ें हैं हम जैसे लोगों के लिए, वी वर नॉट बॉर्न व्हेन ऑल दिस टेक्नोलॉजी वाज देयर, लेकिन डेफिनेटली नाउ technology is a part of our life and it helps us in so many ways। exactly, but the point is that हम इसका अब्यूज़ कर रहे हैं। अब लड़ाई हो जाती है 2 मियाँ बीवी से, और मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा नहीं जी, मैंने तो पूछा था चैट GPT से कि मैंने कैसे अपनी बीवी को मनाना है। तो मतलब देखें, अगर हमारी स्किल्स ही ख़राब होने शुरू हो गए हैं, हमें बेसिक कम्युनिकेशन ही हमारी ख़त्म होनी शुरू हो गई है। आपका बच्चा जो है वो हर वक्त ये देख रहा है कि somebody is going on a holiday, वो कितना enjoy कर रहा है। Believe me, they are only the best moments। Nobody is going to put up any picture जब के वो बुरा लग रहा है या वो घर बैठा कुछ भी नहीं कर रहा, हम नहीं करते। सो लेकिन बच्चों के माइंड जो होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी वल्नरेबल होते हैं। एंड अगेन जो डॉक्सिंग है और बच्चों को साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचा रहे हैं थ्रू न्यूड पिक्चर्स, और ये जो कंटेंट बच्चे देख रहे हैं, तो ये बच्चे जो हम तो अभी बात कर रहे हैं ना उन बच्चों की जो कि किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। What about children who face trauma every day within their homes? Parents का self esteem low है, they keep on fighting in front of the children। अब बच्चे के सामने आप continuously लड़ रहे हैं, बच्चे के दिल में एक डर पैदा हो जाता है, वो बच्चा रिलेशनशिप से दूर होना शुरू हो जाता है। हम ट्रॉमा या क्राइसिस इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्थक्वेक्स या नेचुरल डिजास्टर्स या स्मॉग वगैरह, इट इज़ ऑल्सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन
inside the homes. और अराउंड यू एज वेल, Exactly. आप स्कूल कॉलेजेस हर जगह पे, और वो तो स्कूल्स में ही अब इतना ज़्यादा अब्यूज़ बच्चे फेस करते हैं। आप डॉक्टर आफिया, अभी आपने जो बात की है, मैं चाहूँगी हम इसको कंक्लूड भी इस तरह से करें और आप इस पे ऐड करें कि हमने अब अपने घरों में किस तरह का एक एनवायरनमेंट बच्चों को देना है, कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये सारे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और इसके आफ्टर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, बट ये हमें खुद से भी एड्रेस करना है। हर चीज़ हम स्टेट पे, गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। डेफिनेटली नहीं। देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आपका घर में क्या आप कर रहे हैं? एक बच्चा स्मोक की वजह से इरिटेबल है, या एक बच्चा कोई भी एंजाइटी या ट्रॉमा फील कर रहा है, या उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, यू एज अ पेरेंट फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है। ठीक है, आप बच्चे का एक वो ट्रॉमा है जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड है, क्राइसिस रिलेटेड है, घर का ट्रॉमा है, तो यू आर मेकिंग हिज लाइफ वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपने बच्चे की लाइफ को ईज़ देनी है, आपने उसको इनवैलिडेट नहीं करना। अपने बच्चा कभी आपको कोई बात बताए, बच्चा बगैर झूठ नहीं बोलेगा। और कभी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, तो पेरेंट्स आके कहते हैं ये बच्चा ऐसा ही ऐसा ऐसा। मेरी शक्ल हमेशा पेरेंट की तरफ जाती है कि आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं अपने बच्चे के साथ। ठीक है, बच्चा इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट, वट एवर यू आर डूइंग वो ही उसके ऊपर लिखा जा रहा है, वो ही उसके साइकोलॉजिकल फैब्रिक बनता जा रहा है। तो घरों में मेरा ख्याल में जो एक इनिशियली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमारे पेरेंट्स टाइम देते थे। अनफॉर्चुनेटली नाउ विमेन आर ऑल्सो वर्किंग, और एक लोगों को ये बड़ा एक हो गया कि जी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। और आई थिंक सो अगर अच्छी जॉइंट फैमिली हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। आई एग्री। I have lived in a joint family for 24 years and I think so they were the best part of my life। और मेरे बच्चों ने इतना कुछ सीखा, सोशल स्किल्स सीखी, कोपिंग स्किल्स सीखी, ग्रैटिट्यूड, आपने रेजिलियंस बच्चे सीखते हैं। चलें, जिनके पास ये नहीं सहूलत, तो एटलीस्ट द पेरेंट्स शुड बी देयर फॉर द चिल्ड्रन। उनको सिर्फ ये ना कहें कि हमने इनको बेस्ट डिज़ाइनर आउटफिट दे देना है, इनको बेस्ट जो है वो गेम्स करवा देनी है। द चाइल्ड ऑल्सो नीड्स योर अटेंशन, द चाइल्ड नीड्स योर अनकंडीशनल रिगार्ड। आपकी जेन्युइननेस चाहिए चाइल्ड को, एम्पैथी चाहिए। ये एम्पैथी ये डिफरेंट जो चैटबॉट्स हैं ये नहीं प्रोवाइड करते। मैंने एक क्वेश्चन पूछा चैटबॉट से, मैंने कहा इफ़ आई इंटरेक्ट विद यू विल यू प्रोवाइड मी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्पैथी? Said no, only cognitive empathy. So that means कि कुछ तो लैक करता है ना इन चीज़ों में। बच्चे जो इतना एडिक्ट हो रहे हैं, हम करा रहे हैं ना। आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं टैबलेट, ऊपर से उसकी आई साइट वीक है। आप देखें कि कितने बच्चों को आजकल ग्लासेस लगी, छोटे छोटे बच्चे इसके साथ आ रहे हैं। बिकॉज वो जो सरोगेट है वो उनका टैबलेट है ना। आप खुद बैठे हैं, आप खुद लगे हुए हैं अपने टेलीफोन्स पे, और बच्चा अपना टैबलेट देख रहा है। That's very unfortunate, but I think कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अपने घरों में हमें चीज़ों को सिस्टम के तहत करना है। उस चीज़ को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे कि हम हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट कर दें, और अपने बच्चों को भी जो सोशल या फिज़िकल इंटरेक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से जी हम बात कर रहे थे जहाँ पे क्लाइमेट चेंज को हमने डिस्कस किया कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत सारे उनका लाइफ लॉन्ग ट्रॉमाज हैं जो वो कैरी कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे एआई के हवाले से, चूँकि पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कैसे पाकिस्तान मोड़ पर है जहाँ पर शफाफियत की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, तेज़ रफ्तार फ़ैसला साजी की बात की जाए। वो सिर्फ ख्वाहिश नहीं है बल्कि एक समहाउ कौमी ज़रूरत भी बन चुकी है। पाकिस्तान ने जी ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और तेज़ रफ्तार फ़ैसला साजी के लिए एक नए दौर में कदम रखा है। एवलकार की सूरत में, जो कि पाकिस्तान का पहला मसनूई ज़हानत पर मबनी मल्टी मॉडल एवोल्यूशन सिस्टम है, जो तहरीरी रिपोर्ट से लेकर वीडियो, ऑडियो, सोर्स कोड और पिच टेक्स्ट तक हर किस्म के मवाद को नहायत
ऑब्जेक्टिवली और तेज़ और गैर जानिबदार अंदाज में परखने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम ना सिर्फ एक बड़े पैमाने पर मुकाबले हों, पॉलिसी रिव्यूज़ हों, सरकारी फैसले हैं, उनको शफाफ बनाने के लिए तैयार किया गया है, बल्कि फ्यूचर में CSS और दीगर इम्तहानात, सरकारी मंसूबों के हवाले से बात की जाए, रेगुलेटरी इदारों के हवाले से बात की जाए और मेरिट पर मबनी जो फैसला साजी है उसका एक अहम उसमें किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान नेशनल AI पॉलिसी हो, यूनेस्को के अखलाकी असूल हों और आलमी मयार के मुताबिक तैयार होने वाला ये मॉडल इस बात का समाव सबूत है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार और ट्रांसपेरेंसी और जदीद तर्ज की जो हुक्मरानी है उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा आफ्ताब मौजूद हैं, AI एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज़रा इस सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कैसे हाउ डज़ इट विल वर्क, और सेकेंडली आई बिलीव कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट, एंड सेकेंडली आपके क्वेश्चन का मैं रिस्पांस कुछ इस तरह देना चाहूँगी कि जब AI की बात आती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जी AI आ गया है, अब हमारा क्या होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि AI आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आया है, टू असिस्ट यू, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इवल कार, तो इवल कार को भी हमने इसी तरह बनाया है कि ये लोगों को आसानी पैदा करके दे सकता है इवैल्यूएशन के प्रोसेस में, मेरिट बेसिस के हवाले से, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू इवल कार। सो ये आपको इवन पूरी दुनिया के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान, इट्स फॉर द होल वर्ल्ड, कि ये आपको आसानी पैदा करके दे सकता है इवैल्यूएशन के प्रोसेस में। और इवैल्यूएशन आपके पास हर तरह की हो सकती है, चाहे आप एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें, चाहे आप किसी कंपटीशन के बारे में बात करें, चाहे आप ऑडिटिंग के बारे में बात करें। अगर आप ऑडिटिंग फर्म्स को भी अगर हम ये आगे उनको पिच करें तो दे कैन इजीली ऑप्ट दिस ऑप्शन एज वेल। सो इट इज बेसिकली टू क्रिएट टू ईज पीपल एक्चुअली। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा इस सिस्टम के काम करने के हवाले से बताएं। आपने जैसे कहा कि वो सो राइट कि हमें रिप्लेसमेंट का जो डर है ना एज अ ह्यूमन रेस, आई बिलीव कि ये जहाँ पे हम एक्साइटेड होते हैं ऐसी डेवलपमेंट्स या एडवांसमेंट्स को देखकर, वहीं पे समहाउ बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि पता नहीं हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी और क्या हो जाएगा। सो आई एम ग्लैड कि हम इस चीज़ के ऊपर एक स्टेप फॉरवर्ड आ रहे हैं। बट स्टिल ये जो सिस्टम सारा ऑपरेट होगा, ये कैसे होगा, इवैल्यूएशन से लेकर एवरीथिंग, यू नो, आपने जहाँ पे हम डिफरेंट शोबों की बात कर रहे हैं, फैसला साजी की बात कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये काम किस तरह करता है। जिस तरह के आपने बात की कि जिस तरह का हमारा सिस्टम है उसमें डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मेरिट बेस पे किस तरह से लेकर आया जा सकता है इसको। यूजुअली इट हैपेंस कि अगर कोई मैं अगर ओपनली बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जब हमारे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं या इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है तो बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि आपने किसी को काफ़ी ज़्यादा अंडर द टेबल भी आपने पैसे दे दिए या किसी से सोर्स लगा लिया आपने, तो फिर आपके पास क्या हो रहा है कि जी जो नहीं डिजर्व करता उसको आगे लाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, राइट? सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने इसको बनाया ही इस तरह का है कि ये मेरिट बेस पे है, क्योंकि AI जनरेटेड ये एक्चुअली आपको रिजल्ट दे रहा होगा। सो नॉट एवरीवन कैन डू द मैनिपुलेशन इन दिस, नंबर 1, राइट? तो जो लोगों का एक चैलेंज आता है कि जी हमें मेरिट बेस पे कोई चीज़ नहीं मिली है, तो दिस इज़ द थिंग कि जिसके ऊपर आप अगर अपना कोई भी प्रोसेस इवैल्यूएट करते हैं तो आपके पास मेरिट बेस के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, मैं ये नहीं कह रही कि हम ह्यूमन को रिप्लेस करें, हम चाहते हैं कि ह्यूमन भी साथ साथ इसको यूज़ करे। अगर एक जज आपके पास इवल कार है so another evaluation person should be a human, right? Yeah. दूसरा जो वो एक इंसान होना चाहिए। अब उससे क्या होता है कि ये इंसानों को भी मदद करेगा कि जी इवैल्यूएशन में अगर उनसे कोई एरर्स आ गए हैं तो वो उसको किस तरह से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी कंपटीशन की बात करूं, जैसे डिफरेंट हैकाथॉन्स होते हैं आपके पास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं,
सो व्हेन इट कम्स टू हैकाथॉन्स, तो ये क्या करता है बेसिकली कि आपने हैकाथॉन में क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पिच टैक्स, ठीक है, आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो डिफरेंट पिच टैक्स होती हैं। यूजली इट हैपेंस कि अगर आप छोटी सी एक बात करूं कि अगर ChatGPT को आपने कोई लेट्स सपोज आपने अपना कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दे दिया इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो वो आपको उसको एवेल्युएट करके दे देगा जो भी आप उसको प्रोसेस बताएंगे कि जी ये एलिजिबल क्राइटेरिया, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू एवल कार, तो आपकी अगर वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि जी वीडियो आपसे मंगवाई जाती है, आपसे टेक्स्ट फॉर्मेट मंगवाया जाता है। वीडियो के अंदर क्या होता है कि वीडियो के अंदर आपकी वॉइस होती है, ठीक है, एंड समटाइम इट हैपेंस कि जी फेशियल एक्सप्रेशन से आपके बिहेवियर्स को एनालाइज किया जा सकता है कि जी सामने वाला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है अपनी इस प्रोडक्ट को लेके, क्या इसको अपने स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। क्योंकि यूजली इट हैपेंस कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में टेक्स्ट फॉर्मेट को सबमिट कर देते हैं तो आपको नहीं पता होता पीछे जो फाउंडर है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है इस चीज़ की कि नहीं कर सकता। तो हमारा ये वलकार ये भी बताता है कि अगर आपकी वीडियो में कहीं पे कोई नर्वस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जाहिर हो रही है, तो वो उसको भी इवैल्यूएट करके बता देगा कि जी इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसको चाहिए कि अपनी इस स्किल के ऊपर भी काम करें। That's very interesting. Yeah, it is because AI is very interesting to be honest. अगर हम इससे डरने शुरू हो जाएंगे तो तो हम लिटरली पीछे रह जाएंगे। एंड नाउ इज द टाइम कि मैं ये कहती हूँ कि जी पाकिस्तान शायद बहुत सारी चीज़ों में आप कहते हैं कि जी पीछे रह गया हो, बट AI के आने के बाद आई ट्रूली बिलीव कि दिस इज़ द राइट टाइम कि सारी कंट्रीज इस वक्त बिल्कुल एक ही स्टेज पे खड़ी हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से जो रेस लग रही है और लगनी चाहिए और जो लगेगी आगे, वो बिल्कुल इक्वालिटी की रेस है। अगर इट डिपेंड्स एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि नेशनल AI पॉलिसी जो है वो क्रिएट की गई, उसका ड्राफ्ट बनाया गया और 3 साल पहले इस पर काम किया गया एंड नाउ इट्स पब्लिकली अवेलेबल। सो आई एम रियली ग्लैड कि जब AI आया तो इस डोमेन के अंदर हम पीछे नहीं हैं, हम आगे आ चुके हैं और हमने इस पे वर्किंग की और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू AI। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई बिलीव जब आपने एक्सप्लेन किया है तो ये बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज वही बात है कि जब हम मैरिड ट्रांसपेरेंसी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो फिर हम ह्यूमन जो एक एरर की गुंजाइश होती है शायद हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं इस सारे सिस्टम से, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम एज वेल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हमारे जैसे अभी आप ख़ुद भी बात कर रही थी, इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो, इस बात को मेक श्योर करना भी समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है जो कि सिस्टम को लेकर आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। दो कि हम कहते हैं जी कि जो रोबोट है या AI है या कोई ऐसी भी चीज़ है उसमें एरर का मार्जिन बहुत कम है, बट स्टिल इट्स अ मशीन, राइट, हम उस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। सो इस बात को भी मेक श्योर करना कि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसके लिए भी व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा, आपके क्वेश्चन से 2 डिफरेंट आंसर्स जो है ना वो निकलते हैं। पहली चीज़ तो ये सही तरीके से इस्तेमाल का मतलब क्या है, क्या वो इस एस्पेक्ट से है कि जो हमारे लोग हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, मींस इन अ पॉजिटिव वे कि उसमें कोई दो ना हो, नंबर 1, राइट। दूसरी चीज़ हमारे पास देखिए, जहाँ तक बात आपकी आती है कि जी उसमें मैनिपुलेशन ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि मैनिपुलेशन करने वाले वही लोग होंगे जो कि AI के एक्सपर्ट्स होंगे, राइट। सो जिस सिस्टम को हम दे रहे होंगे, मुझे ये बताते हैं आप कि वहाँ पे कितने ही AI एक्सपर्ट होंगे जो इसकी मैनिपुलेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे। We are very few people हमारा वैसे on a lighter side we are Pakistanis, we can do everything। हमने हर चीज़ का कोई जुगाड़ ढूंढा होता है, I believe। Exactly, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान वो कौम है जो ऊंट को रिक्शे में भी बिठा सकती है, right? We can do a lot. Yeah, we can do a lot of things. एक्सपर्टीज उस एस्पेक्ट से उस लेवल तक हैं या नहीं है, किस लेवल पे, नंबर 1। नंबर 2, आपके सवाल का दूसरा जवाब ये निकलता है कि अगर हमारे पास हमारी मशीन, हमारे एल्गोरिथम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, कोई चैलेंज आ गया है, उसमें हो सकता है कि कोई मशीन लर्निंग के उसने कोई ऐसा रिस्पांस दे दिया हो जो कि शायद नहीं देना चाहिए था उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर,
तो हमने इसलिए तो ह्यूमंस को अपने साथ अटैच करके रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मशीन के आने के बाद, एआई के आने के बाद ह्यूमन को रिप्लेस कर दें। वी आर सेइंग कि जी ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए वो बैठा हुआ है। तो हमारे इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? बट हमें चाहिए कि हम उन स्किल्स को जो है वो सीखें कि उसको किस तरह से प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। अगर उसमें कोई एरर है, चैलेंज है, तो हम टीम को ट्रेन करते हैं कि जी अगर इस तरह का कोई चैलेंज आता है तो इसको इस तरीके से डील किया जा सकता है। सिंपल इज दैट। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, हम जो सारी जिन चीज़ों को डिस्कशन में ला रहे हैं, इस डेवलपमेंट के जो डायरेक्शन है ये बहुत सारी चीज़ों को आगे भी आने वाले दिनों में भी या महीनों में भी या सालों में भी एक डायरेक्शन का समहा तयन करेगी। ये जो एडवांसमेंट है हम राइट डायरेक्शन पे है, वी ऑल नो, बट इसके लिए हमें क्या मज़ीद स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं कि जहाँ दुनिया एआई या जदीद टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बहुत एडवांसमेंट कर रही है, पाकिस्तान दो वी आर बिट लेट बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट आई गेस। अच्छा, the message I would like to share here is for each and every individual to adopt AI, number one. Number two, all the organizations, the government sector, the private sector, even when it comes to CSS की जब हम बात करते हैं, तो because I have been through this, तो उसमें तो मैं कहती हूँ कि CSS के प्रोसेस के अंदर तो इसको लाजमी इंटीग्रेट होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा प्रोसेस, वो 40,000 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं और जिसमें से 200 ही क्लियर कर पाते हैं, तो वो जो पूरे एक साल 1.5 साल का एक ड्यूरेशन होता है ना कि जी वो पेपर्स चेक हो रहे हैं एंड जी रिजल्ट आएगा, अब आएगा, तो वो उस 1-1.5 साल के अंदर शायद मैं कहती हूँ कि जो सीनियर्स हैं वो रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन जो स्टूडेंट बेयर कर रहा होता है, एक CSS एस्पायरेंट, यू हैव नो आइडिया कि वो उस साल 1.5 साल के अंदर कितना बेयर करता है उस एक रिजल्ट को लेके। उस एक रिजल्ट के इंतज़ार में वो बहुत सारे डिसीजंस अपने रोक देता है। उसने एक रिजल्ट के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, वेदर टू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कश्तियाँ जलाकर उस एग्ज़ाम को ऑप्ट करने के लिए आगे आते हैं, और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उसके रिजल्ट के आने के बाद डिसाइड करते हैं कि जी वेदर वी गो फॉर द जॉब और बिजनेस और वी शुड गो अब्रॉड और व्हाटएवर दैट आर। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनमें इसकी इंटीग्रेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस तरह के इदारों को चाहिए कि वो उसको ऑप्ट करें और अपने लिए भी आसानी बनाएं और दूसरों को भी ईज़ प्रोवाइड करें, ताकि उनका भी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको भी वो रिलीज़ कर सकें और लोगों के लिए आसान बना सकें प्रोसेस को। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच हमारा, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी जी, AI एक्सपर्ट, और ये जो पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं AI को लेकर उस पर बात भी कर रही थी, और एवलका के हवाले से भी कि ये समहाउ एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के अंदर अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमारा टॉपिक एक ऐसा सोशल इशू है जो मौजूदा दौर में तकरीबन हर दूसरे जो पाकिस्तानी फैमिली है उसमें समहाउ उसका हिस्सा है। निकाह और रुखसती को अलग रखना हमारे माशरे में एक ट्रेंड है जो तेज़ी से बहुत बढ़ भी रहा है कि निकाह तो फौरी कर दिया जाता है, मगर रुखसती के लिए कई माह तक या कई साल तक उसको मौखर किया जाता है। वजूहात बेशुमार हैं, कहीं घर वाले जो माली हालात बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कहीं लड़की की तालीम जारी होती है, कहीं लड़की पढ़ रही होती है, कहीं लड़के की जॉब का मामला चल रहा होता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, या सेटल होने के मसाइल होते हैं, और कहीं सिर्फ यही बात हो रही होती है कि जी अच्छा इसको हम कैसे करें और कैसे ना करें, और ये सोच हावी होती है कि अगर फौरी रुखसती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन असल सवाल ये होता है कि क्या ये जो गैप दिया जाता है निकाह के बाद रुखसती में ताख़ीर करना, यह वाकई फ़ायदा देता है या सिर्फ एक समहाउ बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए दबाव हो, जहनी तनाव हो, ताल्लुकात में जो रिलेशनशिप्स हैं समहाउ कॉम्प्लिकेट होते हैं।
और क्या ये वाकई जदीद दौर की एक अमली ज़रूरत है या सिर्फ हमारी जो रवायतें हैं जो कि बहुत सारी ऐसी हैं जिस पे अभी तक क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या है क्या नहीं है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सना यासिर मौजूद हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर सना, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सना, ये बड़ा एक कॉमन अब प्रैक्टिस होती चली जा रही है और इर्द गिर्द तो हम बहुत देखते हैं कि जी निकाह हो गया, अब 1 साल बाद या 2 साल बाद हम रुखसती करेंगे, लड़के ने बाहर जाना है, लड़की की डॉक्यूमेंटेशन होनी है, यू नो दैट लॉट ऑफ फैक्टर्स। फिर बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और फिर हमने खुदा न खास्ता बहुत सारे केसेस में निकाह के बाद डिवोर्स होते हुए भी देखा है। बिल्कुल, और अब तो ऑनलाइन भी निकाह हो जाते हैं ना, जूम के थ्रू भी। सो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, देखें, निकाह एक कमिटमेंट है, निकाह एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि कपल्स के लिए एक इमोशनल एंकर का काम करता है। यानी वो लीगली और रिलीजियसली बॉन्डेड फील करते हैं, उनको एक सेंस लेजिटिमेसी का एक सेंस मिलता है कि हाँ जी हमारा ये रिलेशनशिप जो है वो खुदा खास्ता हराम नहीं है। और स्पेशली हमारे देसी कल्चर में जहाँ पर आपको पता है डेटिंग छुप के हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पर निकाह जो है वो लेजिटिमेट डेटिंग कह सकते हैं आपके, हो सकता है अगर रुखसती नहीं हुई है तो आपको परमिशंस मिलने लगती हैं मुलाकात के लिए। उनके पास आप ऐसे समझें जैसे कि कपल को एक तसल्ली हो जाती है कि जी अब हमारे रिश्ते के लिए हमारे पास एक नाम है, ठीक है। बहुत से कपल्स जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, निकाह के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाने का इरादा रखते हैं, उनकी कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो जाती है। फ्री इन द सेंस कि वो अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे को बताने लगते हैं। चंद लोगों को उसमें बाउंड्री के इशू आते हैं, लेकिन वो इस बारे में कम से कम बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेटर अवॉइड किया जा सके। क्या एंजाइटी आती है? ऑफ कोर्स एंजाइटी आती है, स्पेशली जब आपका लड़का जो है वो बाहर रहता हो, किसी ने उसको फिजिकली उस तरह से देखा नहीं है, ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई हुई, ज़्यादा में ज़्यादा आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह एक बड़ी वजह बनती है कि जी हमारी लड़की तो बाहर जाएगी, ठीक है, और पेरेंट्स का ज़्यादातर इंटरेस्ट यही होता है कि बेहतर से बेहतर कर सकें। लड़का भी यही कहता है कि हाँ जी अब मैं अफोर्डिंग हूँ, मैं बुलवा लूँगा, एक उम्मीद पे ये छोड़ देते हैं। बट आपको पता है ना कि जब हमें फ्यूचर कंफर्म नहीं होता तो एंजाइटी आती है, ओवरवेलमिंग थॉट्स आते हैं। जहाँ एक तरफ फैमिली को एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाता है, वहाँ पर कुछ कॉन्स हैं जो कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्स हैं निकाह पहले करने के और रुखसती बाद में करने के। ये एक मैं चाहूँगी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको हाईलाइट ज़रूर करूँ, क्योंकि अक्सर जब मुझे रीच आउट करते हैं लोग तो और वो शादीशुदा हों यानी निकाहशुदा हों, तो मैं उसे शादीशुदा ही समझती हूँ। उनके ऊपर न सिर्फ फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या उनके टाइम क्लैशेस होते हैं। आपको पता है अब कोई अब्रॉड है तो टाइम जोन पाकिस्तान वाला तो नहीं होगा, फ़र्क होगा, राइट। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकम्स एन इमोशनल लिम्बो फॉर द ब्राइड कि जी मैं अब लीगली तो मैरिड हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिकली सिंगल हूँ, राइट। मैंने बिहेव वाइफ की तरह करना है बट मेरा मियाँ मौजूद नहीं है, मेरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। सो इसकी वजह से वो लड़की अक्सर कंफ्यूजन का शिकार हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकती है, उसको गिल्ट भी आ सकता है कि हाँ जी मैं घर पे रहूँ, अब हमने मैके में रहूँ, मैं अपने ससुराल में रहूँ, ससुराल में रहो तो फिर क्लैशेस शुरू होते हैं कि हाँ जी मेरी सास से मेरा मिजाज नहीं मिल रहा, वो जो चाह रही है मैं वो नहीं कर पा रही। लीगली तो मुझे उनकी खिदमत भी नहीं करनी है, रिलीजियसली भी, बट मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे उनकी आंखों में अच्छा भी लगना है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे कबूल करें। अक्सर ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है लेकिन होमली फीलिंग नहीं डेवलप हो पाती, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको बगैर एक्सपीरियंस के कोई टाइटल पकड़ा दिया हो, तो आपको एक इम्पोस्टर सिंड्रोम सा आने लगता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जो बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ओनली जो थेरेपी सीख कर रहे हैं या जो लोग प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं रिलेशनशिप कोच से, वो ये नुमाया करते हैं कि मुझे ख्याल आने लगता है कि एम आई इनफ, मुझे ब्राइड की तरह एक्टिंग तो करनी पड़ रही है बट एक मैरिड वुमन कैसी होती है मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही, ठीक है। सो सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या ये सही है भी मेरे लिए कि नहीं, क्या कुछ चेंज हुआ भी है कि नहीं। अक्सर बच्चियां जो शादी के बाद अपने मैके में रहती हैं
उनको ये प्रेशर होता है कितना फ्रीक्वेंटली मैं सास को फ़ोन करूं, कितना दफ़ा जाऊं मैं उनके यहाँ, क्या मैं उनके लिए तोहफे लेके जाऊं। आप समझ रही हैं, सोशल इंटरेक्शन भी बिल्कुल वो हो जाता है। अच्छा, अब डॉक्टर सना मैं चाहूँगी आप इसके ना सोल्यूशन के ऊपर एड्रेस करें, बिकॉज हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, बट क्योंकि हमने सारे प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन किए, बट अब इसका सोल्यूशन क्या है, बिकॉज इट्स अ सोसाइटल इशू बेसिकली, हम इसमें उलझे हुए हैं और ये वो रवायात हैं जिनको समहाउ हम एकदम से माइनस नहीं कर सकते हैं। सो क्या किया जाए? देखिए, मेरे जो एज अ रिलेशनशिप कोच मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एंगेजमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आप कमिटेड तो होते हैं, बस लीगल नहीं होता वो। बट निकाह अलोन गिव्स इमोशनल एंड लीगल क्लैरिटी। अगर रुखसती नहीं होती साथ में तो इमोशनल कंफ्यूजन बढ़ती है, आपका प्रॉब्लम ज़्यादा, आपको आउटवे करना पड़ता है कि जी क्या मैं नफ्सियाती तौर पर एग्री कर भी रही हूँ इससे कि मुझे ये फेस करना होगा, क्या इसके लिए मैंने कोई बंदोबस्त किया है। ज़रूर करें, अगर आपने रुखसती नहीं करनी आप ज़रूर खाली निकाह कर लें, लेकिन उसके बाद बंदोबस्त रखें अपना कि आप अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल कर सकें, आपके पास थेरेपी या प्रोफेशनल हेल्प के ऑप्शंस हों, आपको ये समझ में आता हो कि LDR लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की क्या रूल्स होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या चीज़ LDR को कामयाब बनाती है। ठीक है, सो इसमें इमोशनल चेक इन, चले बता ही देती हूँ ना, इमोशनल चेक इन्स होते हैं, टाइम क्लैश का ध्यान रखना पड़ता है, कितना वक्त आप एक दूसरे को दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि ओ हाँ मैं किसी से मिलने गया हुआ था या मैं मसरूफ़ थी, मैं बात नहीं कर सकी, ना चाकियाँ शुरू जाती ना। तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि किस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको हल कैसे करना है, और दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये बात भूल जाइए कि सिर्फ ब्राइड को कोशिश करनी है, ठीक है। निकाह का मतलब है दोनों की जिम्मेदारी है, इट्स अ टू वे स्ट्रीट नाउ। तो अक्सर मैं आपको बताऊं, अब हम क्योंकि पब्लिक टेलीविजन पे इंटीमेसी इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, वो फिजिकली इंटीमेट तो हो नहीं पाते, तो इमोशनल इंटीमेसी के इश्यूज आते हैं, एक दूसरे से चीज़ें छुपाई जा रही होती हैं। फिर दोनों शादीशुदा हैं, उनकी कुछ फिजिकल इमोशनल क्रेविंग्स होंगी जिसका उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से मैनेज करें, और उनको कोई बड़ा भी नहीं होता गाइड करने वाला। अक्सर लोग शेम कर देते हैं कि वो तुम बस इमोशनल हो रही है, या तुम बस तो हस्बैंड के साथ होना चाहिए। इन तमाम वजूहात की वजह से ये बात भी पता होनी चाहिए लोगों को कि 6 महीने तक अगर हस्बैंड वाइफ के कोई रुजू नहीं होता तो खुला क्लेम की जा सकती है। आपको पता है, लीगल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इसमें। अगर बच्ची के साथ इमोशनल ज्यादती हो रही है तो वो खुला भी ले सकती है कि उसको वे फॉरवर्ड ना बताया जाए, टाइमलाइन ना दी जाए कि जी कब। अक्सर ये होता है कि जी प्रोसेस में कागजात नहीं पूरा पा रहे, अब वो समझ रहे हैं आप। तो ये भी वजह बन सकती है तलाक की। तलाक डिवोर्स खाली नहीं होती, तलाक खुला भी होती है, खुला उसका हक है। अगर उसको नहीं समझ आ रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहे ग्रूम वाले, या तो फिर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना। सॉरी अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बट आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया, और ये बहुत एक नॉर्म बन चुका है कि हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, और जहाँ पे हम डिवोर्स रेशो के इंक्रीज़ होने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी, सवाल से बात करी थी जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपके साथ एक ख़बर है जो कि एक्टिविटी जारी है, जहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ़ंड रेजर्स, चैरिटी इवेंट्स का जिक्र करते हैं। अमेरिका के शहर जी ह्यूस्टन में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ंड रेजर जिसका इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर इमरान शरीफ और चौधरी अयाज़ ने जो एज अ होस्ट फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस और तकरीब का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनके लिए घरों की तामीर में मदद फराहम की जाए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वी ऑल नो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने बड़े जोशो खरोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, बेमिसाल जो दरिया दिली है उसका मुजाहरा किया।
तकरीब में तकरीब की जो रौनक है उसको चार चांद लगाने के लिए जी एक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। फैसल कुरैशी थे, एजाज़ असलम थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है अब्दुल रज़ाक वो भी इस तकरीब का हिस्सा बने। और इस मौके पे जो मैक्सिम डिजिटल है जो कि इस तकरीब के पार्टनर भी थे, डिजिटल पार्टनर थे, उनकी सलाहियतों के हवाले से उनकी खदमात को भी खुसूसी तौर पर सराहा गया और इस मिशन को कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट किया गया। जो फंड रेज़र था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पे जो हम जानते हैं कि सैलाब ने बहुत सारे घरों को मुतासर किया है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासर किया है और उसके लिए ये एक तकरीब हुई। हमने सोचा इसके हवाले से अच्छे काम को हमेशा सराहा जाना चाहिए और ये कुछ विजुअल्स भी हैं जो आप इस तकरीब के देख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।